मैं आपको पढ़ा रहा हूँ धन संपत्ति का मनोविज्ञान और इसके राइटर है मॉर्गन हाउसेल। 4th चैप्टर है और चैप्टर का नाम है विस्मयकारी कंपाउंडिंग। और इस चैप्टर का कोट है, वॉरेन बफेट की 84.5 बिलियन डॉलर की शुद्ध संपत्ति में से 81.5 बिलियन डॉलर उनके 65वें जन्मदिन के बाद आए। हमारे मस्तिष्क ऐसी अनर्थ कथा संभालने के लिए नहीं बने हैं। शायद जो मैं आपके लिए जो कंटेंट डाल रहा हूँ वो आपको लगता है कि वो बोरिंग है, पर आप देखिए, उसको अच्छे से सुनिए, वो बोरिंग नहीं है। ऐसे कंटेंट आपको मिलता नहीं है। मैं A to Z एक एक चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ जो उस बुक में है, और ये जो मैं कर रहा हूँ सारी चीज़ें, मुझे बस एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें कुछ चेंज लेके आना है। मैं एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ करना चाहता हूँ, कुछ अच्छे से अच्छा। मुझे स्कूल ओपन करना है गरीब बच्चों के लिए, जो बेचारे असहाय हैं, जो पढ़ नहीं पाते और जिनके पास इतनी धनराशि नहीं होती कि वो अच्छे से अच्छे स्कूल में जा सके पढ़ने के लिए। तो मुझे उनके लिए एक स्कूल खोलना है जिसमें उन सभी बच्चों की फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन हो, वो अच्छी से अच्छी शिक्षा पाएँ उसमें, और वो देश के साथ आगे बढ़े। हम बच्चों को उम्मीद के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, कम से कम शिक्षा के द्वारा उन्हें उम्मीद तो दे सकते हैं आगे बढ़ने की। तो आप डोनेट करिए। आप अगर पैसे डोनेट नहीं कर सकते तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। और आप शेयर करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाएगा वीडियो, और आप सभी का मुझे सपोर्ट मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो आप ही की वजह से ये आगे चैनल बढ़ेगा। तो इस जो भी मैंने जो भी स्टार्ट किया है वो आप उसको आगे बढ़ाइए। कि कुछ भी इतना शक्तिशाली कैसे बना जितना वह है, हिमयुग क्यों बना, या फिर वॉरेन बफेट इतने धनी क्यों हैं। हम अक्सर सफलता की मुख्य कुंजी को अनदेखा कर देते हैं। मैंने लोगों को कई बार कहते सुना है कि जब उन्होंने पहली बार चक्रवृद्धि ब्याज तालिका देखी, या फिर ऐसी कोई कहानी कि अगर उन्होंने 30 की उम्र के बजाय 20 की उम्र में बचत शुरू की होती तो सेवानिवृत्ति के लिए उनके पास कितनी राशि होती। इसने उनका जीवन बदल दिया, लेकिन संभवतः इसने उनका जीवन नहीं बदला। इसने अगर कुछ किया तो वह यह है कि उन्हें आश्चर्य में डाल दिया, क्योंकि नतीजे सहज रूप से सही नहीं लगे। रैखिक सोच घातीय सोच की तुलना में काफ़ी सहजज्ञ होती है। अगर मैं आपको अपने दिमाग में 8 को 8 बार प्लस करूं, मतलब जोड़ने को कहूं, आप कुछ ही सेकंड में ऐसा कर लेंगे, जो कि 72 है। अगर मैं आपको 8 को 9 बार गुणा करूं 8 को, तो उसका हिसाब लगाने को कहूं तो आपका सर फट जाएगा, जो 13,42,17,728 है। IBM ने 1950 के दशक में 3.5 मेगाबाइट की हार्ड ड्राइव बनाई। 1960 के दशक में यह संख्या कुछ दर्जन मेगाबाइट तक पहुंच गई। 1970 के दशक के अंत तक IBM विनचेस्टर की ड्राइव 70 मेगाबाइट की थी। इसके बाद ड्राइव का आकार घातीय रूप से छोटा होता गया और स्टोरेज बढ़ता गया। 1990 के दशक की शुरुआत में एक आम कंप्यूटर 200 से 500 मेगाबाइट का होता था, और फिर धम्म मानो विस्फोट हो गया। 1999 एप्पल का iMac 6 गीगाबाइट की हार्ड ड्राइव के साथ आया। 2003 पावर मैक में 120 गीगाबाइट। 2006 नए iMac में 250 गीगाबाइट। 2011 4 टेट्राबाइट की पहली हार्ड ड्राइव। 2017 60 टेट्राबाइट की हार्ड ड्राइव। 2019 100 टेट्राबाइट की हार्ड ड्राइव। अब इस सब को साथ रखकर देखिए, 1950 से 1990 के बीच हमने 296 मेगाबाइट प्राप्त की। 1990 से लेकर अब तक हमने 100 मिलियन मेगाबाइट प्राप्त की है। यदि आप एक
टेक्नोलॉजी आशावादी होते तो 1950 में पूर्वानुमान कर सकते थे कि उपयोगी स्टोरेज 1000 गुना बढ़ जाएगा या फिर 10,000 गुना अधिक। यदि आप ज़्यादा दर का अंदाज़ा लगाते, कुछ ने कहा होता मेरे जीवन काल में 30 मिलियन गुना अधिक, लेकिन यही सच हो गया। कंपाउंडिंग का स्वभाव सहज ज्ञान के विपरीत होने के कारण हम में से सबसे होशियार लोग भी इसकी शक्ति को अनदेखा कर सकते हैं। 2004 में बिल गेट्स ने नई जीमेल की आलोचना करते हुए कहा था कि किसी को भी 1 गीगाबाइट स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। लेखक स्टीवन लेवी ने लिखा, अग्रणी टेक्नोलॉजी में उनका सिक्का चलने के बावजूद उनकी सोच पुराने प्रतिमान में ही अटकी हुई है, जहां स्टोरेज एक ऐसी सामग्री है जिसे संरक्षित करना आवश्यक है। चीज़ों में कितनी जल्दी वृद्धि हो जाती है, आप इसके आदी कभी नहीं हो सकते। इसमें खतरा इस बात का है कि जब कंपाउंडिंग सहजज्ञ ना हो, हम अक्सर इसका सामर्थ्य अनदेखा कर देते हैं और अन्य माध्यमों द्वारा समस्या को सुलझाने में लग जाते हैं। इसलिए नहीं कि हम हद से ज़्यादा सोच रहे होते हैं, बल्कि इसलिए कि हम शायद ही कभी कंपाउंडिंग के सामर्थ्य के बारे में सोचने के लिए रुकते हैं। बफेट की सफलता का अवलोकन कर रही उन 2000 किताबों में से किसी एक का भी शीर्षक यह नहीं है कि यह व्यक्ति लगातार शताब्दी के 3/4 की अवधि से निवेश करता आ रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि उनकी अधिकांश सफलता का कारण यही है, और इस गणित को समझाना कठिन है क्योंकि यह सहजज्ञ नहीं है। आर्थिक चक्रों, ट्रेडिंग, कार्यनीतियों और सेक्टर बेट पर अनेक किताबें हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण किताब का नाम शट अप एंड वेट होना चाहिए। इसमें बस एक पृष्ठ है जिसमें आर्थिक वृद्धि का दीर्घकालिक चार्ट है। यहाँ व्यावहारिक सीख यह है कि कंपाउंडिंग का प्रति अंत प्रज्ञात्मक स्वभाव अधिकतम निराशाजनक ट्रेड, खराब कार्यनीतियों और सफल निवेश प्रयासों के लिए उत्तरदायी हो सकता है। आप लोगों से उनके सारे प्रयासों को वे क्या सीखते हैं और क्या करते हैं, उसमें लगने वाले प्रयास निष्ठापूर्वक उच्चतम निवेश प्रतिफल पाने में लगाने की अपेक्षा नहीं कर सकते। सहज ज्ञान के अनुसार यह अमीर बनने का सर्वश्रेष्ठ उपाय प्रतीत होता है, लेकिन अच्छे निवेश का आशय आवश्यक रूप से मात्र उच्चतम प्रतिफल कमाने से नहीं है, क्योंकि उच्चतम प्रतिफल अक्सर एक बारगी सिद्ध होते हैं जो दोहराए नहीं जा सकते। इसका मतलब अच्छे प्रतिफल कमाने से है जिन्हें आप बरकरार रख सकें और जो एक लंबे समय तक दोहराए जा सकें। तभी कंपाउंडिंग अपार रूप से बढ़ती है। इसके विपरीत ऊंचे प्रतिफल जिन्हें बरकरार न रखा जा सके अक्सर दुखद कहानियों का रूप ले लेते हैं। उन कहानियों को सुनाने के लिए हमें अगले अध्याय की आवश्यकता होगी।